बच्चों चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने जो लास्ट लेक्चर पढ़ा था उसमें गॉसेस थ्योरम पढ़ी थी कि गॉसेस थ्योरम क्या होती है। क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मैं बात करता हूं एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। जो गॉसेस थ्योरम है उसके एप्लीकेशन की, इसमें कई एप्लीकेशंस हैं जिनमें सबसे पहला एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर। एक कंडक्टर है एज ए वायर, आप वायर मान सकते हो, ठीक है ना। एक लॉन्ग कंडक्टर है इनफाइनाइट लेंथ का, यूनिफॉर्मली चार्ज है वो, ठीक है, और हमें उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, ध्यान से देखना। सबसे पहले मुझे इनफाइनाइट लेंथ का एक कंडक्टर चाहिए, ठीक है ना। इसमें मैं दो हेडिंग पढ़ने वाला हूं। फर्स्ट हेडिंग वी हैव फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सेकंड हेडिंग वी हैव कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फर्स्ट पार्ट की बात करूं बच्चों, ध्यान से देखना। आपको इनफाइनाइट लेंथ का एक वायर चाहिए, ये लीजिए, ये एक वायर है इनफाइनाइट लेंथ का। ऊपर डैश 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 का मतलब है इनफाइनाइट लेंथ है ऊपर तक, और नीचे भी लेंथ कितनी है, इनफाइनाइट। क्लियर है। इस वायर का नाम दिया है हमने एक्स वाई। क्या नाम दिया है, एक्स वाई। कि लेट एक्स वाई इज द स्मॉल पार्ट ऑफ ए इनफाइनाइट लेंथ वायर। एक इनफाइनाइट लेंथ है भाई, इनफाइनाइट लेंथ का बना नहीं सकता ना, तो उसका एक स्मॉल पार्ट मान लिया हमने, क्या, एक्स वाई। कि एक्स वाई इज ए स्मॉल पार्ट ऑफ इनफाइनाइट लेंथ वायर। ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, इसके ऊपर चार्ज है। तो बच्चों जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ये अकॉर्डिंग टू लेंथ है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तीन तरीके से होता है, एक तो अकॉर्डिंग टू लेंथ, एक अकॉर्डिंग टू एरिया, और तीसरा अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम। यहां पर जो लेंथ डिस्ट्रीब्यूटेड है बच्चों ये है अकॉर्डिंग टू लेंथ। तो हम यह बात करेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी की। किसकी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसका फॉर्मूला है, आगे काम लेंगे, अभी याद कर लो, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। अगर मैं क्यू चार्ज को एल लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, हम चार्ज कितना लें, क्यू, और लेंथ कितनी लें, एल, और उस क्यू चार्ज को मैं एन लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, तो लैम्डा का फॉर्मूला जो आता है वो आता है क्यू अपॉन एल। इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। चलो टॉपिक पर आते हैं हमारे पर। हमने इनफाइनाइट लेंथ का एक वायर ले लिया, इस पर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है ना। इसका कोई मिड पॉइंट मान लीजिए आप ओ, और यहां से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट ले लो आप पी, जहां आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझ में आया। एक तरीके से ये इस हेडिंग के अकॉर्डिंग क्वेश्चन हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर। एक इनफाइनाइट लेंथ का चार्ज कंडक्टर है और उसकी वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्लियर। तो अगर इसकी थ्योरी बोलनी हो तो आप सेट कर सकते हो कि लेट एक्स वाई इज ए स्मॉल पार्ट ऑफ इनफाइनाइट लेंथ कंडक्टर, चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट डिस्टेंस आर एट पॉइंट पी। दो हेडिंग होंगी इसमें बच्चों। सबसे पहले तो मैं कैलकुलेट करूंगा डायरेक्शन कि डायरेक्शन कहां है। सुनिए ध्यान से, डायरेक्शन निकालने के लिए जो मिड पॉइंट है ना, यहां से कुछ डिस्टेंस पर आपको एक स्मॉल एलिमेंट मानना है, dl1 लेंथ के अकॉर्डिंग मान रहे हो। देखो स्मॉल एलिमेंट है इसलिए डी आया, लेंथ पर है इसलिए एल, और पहला है इसलिए L1, dl1। तो जितना ऊपर एलिमेंट माना है बच्चों उतनी ही नीचे भी एक एलिमेंट और मान लीजिए, इसका नाम दो आप dl2। आज का लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आ गया तो आगे आने वाले एप्लीकेशन भी आपको इजी लगेंगे भाई, इसलिए बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। आपने इनफाइनाइट लेंथ का वायर लिया, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया, सेंटर से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी लिया जहां मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। पहले मैं डायरेक्शन निकालना चाह रहा हूं, तो डायरेक्शन निकालने के लिए मैंने दो स्मॉल एलिमेंट लिए, एक ऊपर और एक उतना ही नीचे। देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां इसे स्मॉल एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पी पर, पॉजिटिव चार्ज है ना, रिपल्स कर दो, इस डायरेक्शन में होगा, और ये फील्ड होगा बच्चों DE1,
कितना फील्ड होगा DE1। इसी तरीके से इसकी वजह से इधर फील्ड होगा कितना DE2। क्लियर है? अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ/R²। के कांस्टेंट है, चार्ज जितना यहां है उतना ही यहां है, और डिस्टेंस जितनी ये है उतनी ही ये है। मतलब जितनी वैल्यू DE1 की है ना, उतनी ही वैल्यू किसकी होगी? DE2 की। क्लियर? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकले? अगर DE1 और DE2 एक ही डायरेक्शन में होती तो मैं इनको ऐड कर देता, अपोजिट में होती तो माइनस कर देता। याद करो, इक्वेटोरियल पर आपने डाइपोल के कारण इक्वेटोरियल पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था उसमें कुछ ऐसी कंडीशन आई थी डिफरेंट डिफरेंट। तो हम बच्चों इस कंडीशन में फैक्टर करेंगे इसके। क्या करेंगे? फैक्टर। यहां तो फैक्टर कौन से आएंगे? हॉरिजेंटल। और यहां कौन से आएंगे? वर्टिकल। क्लियर? सपोज दिस एंगल इज थीटा, फ्रॉम सिमिलरिटी दिस इज ऑल्सो थीटा। दोनों ट्राइंगल एक जैसे हैं। अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा? थीटा। और ये थीटा है तो ध्यान से देखो, ये थीटा हो जाएगा, और नीचे वाला थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। अब इसके फैक्टर कर लीजिए। तो DE1 का एक फैक्टर आएगा इधर और एक फैक्टर आएगा नीचे। ऊपर एंगल दिया हुआ है तो ऊपर जो फैक्टर आएगा वो आएगा DE1 cos थीटा, और नीचे जो फैक्टर आएगा वो आएगा DE1 sin थीटा। सेम बात करूं DE2 की, तो DE2 का जो नीचे फैक्टर आएगा वो आएगा DE2 cos थीटा, और ऊपर जो फैक्टर आएगा वो आएगा DE2 sin थीटा। बात समझ में आ रही है? आपने फैक्टर किए तो जो आपने फैक्टर किए तो आपने देखा कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर कितना है? DE2 sin थीटा, और नीचे कितना है? DE1 sin थीटा। दिस सेम इन मैग्नीट्यूड, व्हाट है? अपोजिट इन डायरेक्शन। DE1 sin थीटा और DE2 sin थीटा मैग्नीट्यूड में तो सेम है, पर डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट। सो दे कैंसिल ईच अदर, कैंसिल हो जाएंगे। और हॉरिजेंटल कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। अगर बहुत सारे एलिमेंट मान लिए जाएं तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा ना बच्चों, वो इस डायरेक्शन में निकलेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? मेरी बात समझो आप ध्यान से। मैं इनफाइनाइट लेंथ का एक वायर ले रहा हूं और उस वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहा हूं। आपको बात समझ में आई? तो आप पहले इसको नोट कीजिए यहां तक एक बार, तभी अपन आगे बढ़ेंगे भाई। हेडिंग लिख लें आप, स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए भले। एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम, और उसमें फर्स्ट हेडिंग लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर। नोट कर लीजिए इसको, हेडिंग को। ठीक है, इसमें लिखिए, चलो नोट करो। देखो, लेट xy is a small part of infinite, let xy is a small part of infinite long conductor, infinite long conductor। ठीक है, चार्ज इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ठीक है, वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड at point P. We have to calculate electric field at point P. क्लियर? ठीक है ना? नंबर 1 हेडिंग डालिए आप इसमें, 2 हेडिंग हो जाएंगी। फर्स्ट लिखिए फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डाल दीजिए हेडिंग आप। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और स्क्रीन पॉज करके ये डायग्राम बनाओ पहले पूरा।
हेडिंग लिखा है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और स्क्रीन पॉज करके ये डायग्राम बना लीजिए। बना लिया ना? स्क्रीन पॉज करके अच्छे सा डायग्राम बना लीजिए, ठीक है ना? अब आप इसमें लिखिए, देखो, वी कंसीडर two small element dl1 and dl2 on conductor. We consider two small element dl1 and dl2. We consider two small element dl1 and dl2 at conductor. Clear? ड्यू टू दीज एलिमेंट, ड्यू टू, जो आपने स्मॉल एलिमेंट माने उनकी बात कर रहा हूं, ड्यू टू दीज एलिमेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू दीज एलिमेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू दीज एलिमेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम इन मैग्नीट्यूड। ये जो आपने स्मॉल एलिमेंट माने हैं, इनकी वजह से पॉइंट पी पर जो इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी बात कर रहा हूं। सेम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज एज शोन इन फिगर, एंड डायरेक्शन इज शोन एज फिगर। जो स्मॉल एलिमेंट है dl1 dl2, इनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है d1 d2, ये मैग्नीट्यूड में सेम है और डायरेक्शन में अकॉर्डिंग टू डायग्राम। क्लियर? देखो, नाउ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड distributed in factors. Now intensity of electric field distributed in factors. Then now intensity of electric field distributed in factor. Then vertical component. Vertical component देख रहे हैं ना आपको? Then vertical component same in magnitude, what opposite in direction. Then vertical component same in magnitude, what opposite in direction. So they cancel each other. Vertical component same in magnitude but opposite in direction, so they cancel each other. What horizontal component are in same direction. So they added. Vertical component same in magnitude but opposite direction, so they cancel each other. But horizontal component are in same direction, so they added. ठीक है? If we divided wire in small element, पूरे वायर को स्मॉल एलिमेंट में डिवाइड कर दिया जाए. इफ वी डिवाइडेड वायर इन स्मॉल एलिमेंट, देन resultant direction of electric field, then resultant direction of electric field in OP direction, resultant direction of electric field in OP direction. क्लियर है यहां तक? ठीक है. तो ये था आपका क्या, डायरेक्शन निकालना.
हमने अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या निकाली है, डायरेक्शन। आप सेकंड हेडिंग लिखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड की, ध्यान से देखिएगा, है ना। तो ये हमारा वायर है, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले डायग्राम बनाया था, इनफाइनाइट लेंथ का ये वायर मान लीजिए आप, ठीक है। ये इसका स्मॉल पार्ट मान लिया आपने एक्स वाई, यहां पर चार्ज मान लो आप प्लस क्यू, क्लियर। अच्छा, अब हमें एक गॉसियस सरफेस मानना है, ऐसा सरफेस जिसका हर पॉइंट इस वायर से सेम डिस्टेंस पर हो। तो आप वायर को एक्सल मानते हुए एक सिलेंड्रिकल पाथ मानिए। देखो दिमाग में आप सोचिए कि जो सिलेंड्रिकल पाथ है उसके एक्सल पे इस वायर को जमा दिया जाए, तो सिलेंड्रिकल पाथ का हर पॉइंट इस वायर से सेम डिस्टेंस पर होगा। गॉसियस सरफेस का हर पॉइंट पे ई कांस्टेंट रहता है, इसलिए तो आपने एक सिलेंड्रिकल पाथ मान लिया। ये लो, गॉसियस सरफेस को हम डैश 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 से बनाना चाह रहे हैं, ठीक है ना। ये हमारा एक गॉसियस सरफेस हो गया, ठीक है। अब आपको याद होगा मैंने आपको एग्जांपल करवाया था, एग्जांपल नंबर शायद 2.2, क्लियर है ना। तो मैंने कहा था कि जो सिलेंड्रिकल सरफेस है उसके 3 हिस्से होते हैं, 2 सर्कुलर और तीसरा सिलेंड्रिकल। तो देखिए आपको इसके 3 हिस्से नजर आने चाहिए। एक तो अपर सर्कुलर, देखो मैं डार्क कर रहा हूं, इसको थोड़ा देखना, आपको दिखेगा। ठीक गया ना। एक तो ये अपर सर्कुलर सरफेस नंबर 1, तो इसको मान लीजिए कोई पॉइंट लिख दो इसके ऊपर, ठीक है। एक ये डाउनवर्ड, एक अपवर्ड सर्कुलर था और एक डाउनवर्ड सर्कुलर नजर आ रहा होगा, S2। एंड थर्ड इज इसका जो सिलेंड्रिकल पार्ट है वो, इसको लिख दीजिए आप S3। 3 सरफेस है इसमें। कितनी सरफेस है बच्चों? 3। एक अपवर्ड सर्कुलर, एक डाउनवर्ड सर्कुलर एंड थर्ड इज सिलेंड्रिकल। अब मुझे तीनों इस पर ई वेक्टर और डीएस वेक्टर चाहिए, तभी तो मैं गॉसियस थ्योरम अप्लाई करूंगा। तो देखिए ई वेक्टर, यहां चार्ज सब जगह पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव रिपल्स करता है। हर पॉइंट को आप रिपल्स करके देखिए। इस पर ई वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी, इस पर ई वेक्टर की डायरेक्शन ये वाली होगी, और इस पर ई वेक्टर की डायरेक्शन ये वाली होगी। ये तो बच्चों तीनों पॉइंटों पर क्या बन गया हमारा? ई वेक्टर, ठीक है ना। तो ये तो बच्चों तीनों पर क्या हो गया? ई वेक्टर। रिपल्स करके देखा मैंने, ठीक है ना। अब बात करें डीएस वेक्टर की, तो ये होगा परपेंडिकुलर टू सरफेस। जब आप ऊपर से देखोगे इसको तो आपको सर्कुलर नजर आएगा, तो इसका डीएस वेक्टर इसकी सरफेस के परपेंडिकुलर, यानी कि ऊपर की ओर। तो जो ई वेक्टर और डीएस वेक्टर में एंगल आएगा, ये कितना आएगा? 90 डिग्री। क्लियर है। ऐसे ही नीचे वाले सरफेस को देखेंगे तो इसका डीएस वेक्टर नीचे की ओर मान लें, यहां भी एंगल कितना आएगा? 90 डिग्री। और इसका जो डीएस वेक्टर है सरफेस का, परपेंडिकुलर टू सरफेस, इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो यहां जो एंगल आएगा वो कितना आएगा? 0। क्या कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है? हम मैग्नीट्यूड, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या निकाली? डायरेक्शन। और अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैग्नीट्यूड की। तो जब मैं मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं तो बच्चों मैंने गॉसियस सरफेस माना। इसमें 3 सरफेस हैं, S1 S2 S3। 2 पर एंगल 90 आया है और एक पर एंगल कितना आया है? 0 डिग्री। अप्लाई करिए अकॉर्डिंग टू गॉसियस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू गॉसियस थ्योरम क्या कहती है बच्चों गॉसियस थ्योरम? क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। याद कीजिए, कल के लेक्चर में अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं पढ़ा है तो बच्चों पहले वो लेक्चर पढ़ के देखना, तभी आपको ये आज का लेक्चर समझ में आएगा। क्या कहती है गॉसियस थ्योरम? कि क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, आप ये जो लगा है क्लोज इंटीग्रेशन है, पर इसमें सरफेस कितनी है? 3, S1 S2 और S3। अगर आप तीनों सरफेस को अलग अलग कर देते हो,
इंटीग्रेशन S1 के लिए E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, फिर प्लस S2 के लिए E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, फिर प्लस S3 के लिए E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा क्यू। सिग्मा क्यू का मतलब है नेट चार्ज इंक्लूडेड इन सरफेस। सरफेस के अंदर नेट चार्ज, टोटल चार्ज क्यू मान रखा है मैंने, तो क्यू मान लीजिए आप, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ाते हैं इसको, ध्यान से देखिए। इंटीग्रेशन S1 के लिए, S1 पे एंगल कितना है इनके बीच में, 90 डिग्री। तो जब मैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर खोलता हूं तो ए भी cos थीटा आता है। तो ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर खोलूंगा बच्चों तो कितना आएगा, ई ds cos 90। फिर S2 के लिए, S2 पर भी एंगल कितना आया है, 90 डिग्री, कितना आएगा, ई ds cos 90। और फिर S3 के लिए एंगल 0 है, ध्यान से देखो, तो ई ds cos 0 इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है यहां तक? आगे देखिए, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। cos 90 कितना आता है, 0। तो जब 0 का मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी टर्म में तो कितना आएगा, ये 0 प्लस cos 90 की वैल्यू फिर कितनी आएगी, 0। तो फिर 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 0 प्लस cos 0 की वैल्यू कितनी आती है, 1। तो 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, ई कहाँ आ जाएगा, बाहर, कांस्टेंट है ना गॉस सरफेस पर। इंटीग्रेशन ds S3 के लिए cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां तक बात समझ में आई? ध्यान से देखिए, हम मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमने तार, इस वायर को एक्सेस मान करके एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लिया, ये वाला। 3 हिस्से हो गए इसके, S1 S2 और S3। मैंने गॉसियस थ्योरम अप्लाई की, S1 S2 S3 को अलग अलग लिखा। यहां तक कहानी समझ में आ गई। अब मैं बात करता हूं चार्ज डेंसिटी की, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा। अच्छा, लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात क्यों कर रहे हो, क्योंकि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है अकॉर्डिंग टू लेंथ है ना। तो हम बात करेंगे लैम्बडा की। लैम्बडा का फॉर्मूला है क्यू अपॉन एल, क्यू अपॉन एल। तो यहां से जो क्यू निकल करके आएगा वो निकल के आएगा लैम्बडा इंटू एल, लैम्बडा इंटू एल, ठीक है ना। और जो इंटीग्रेशन ds है S3 के लिए, S3 क्या है, सिलेंड्रिकल सरफेस। और सिलेंड्रिकल सरफेस के लिए अगर मैं इंटीग्रेशन ds की बात करूं तो बच्चों ये होता है 2 पाई RL। क्या होगा, 2 पाई RL। ये दोनों वैल्यूज आप ऊपर जमा दीजिए। तो क्लोज इंटीग्रेशन ई तो है ही है, इंटीग्रेशन ds आएगा 2 पाई RL, क्यू की जगह आएगा लैम्बडा एल और नीचे आएगा एप्सिलॉन नॉट। यहां तक बात सबको समझ में आई? ठीक है। अब हमें यहां से क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ई निकालना है। तो देखिए बच्चों, एल ने एल कैंसिल कर दिया, ई चाहिए ना, ई। तो ई कितना आएगा, देखिए ई इज इक्वल टू, आप 2 पाई आर को नीचे ले जाओ, तो पहले 2 पाई को ले जाओ आप। 2 पाई और एप्सिलॉन नॉट मिलकर के आपको दिखो ऐसा दिखेगा, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर लैम्बडा, नीचे कितना बचेगा, आर। क्लियर? अगर नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बन जाता तो ये कितना बन जाता, के। याद है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के होता है। तो मैंने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके देखा। मैं इसी स्टेप को कैसे लिख दूं, क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्बडा अपॉन आर। तो जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है बच्चों, ये काम करेगा के का। मतलब जो इंटेंसिटी आएगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो कितनी आएगी, 2k लैम्बडा अपॉन आर। ये फॉर्मूला है वायर के लिए। क्या फॉर्मूला है बच्चों, 2k लैम्बडा अपॉन आर। जो इनफाइनाइट लेंथ का जो वायर है, उस वायर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल करके आया है वो कितना निकल के आया है, 2k लैम्बडा अपॉन आर। टू कांस्टेंट, k 9 × 10⁹ एंड लैम्बडा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी और आर डिस्टेंस जिस पर वो आपसे पूछ रहा है। क्लियर है? तो आप इसको ढंग से नोट कर लीजिए। अच्छा, इसमें ग्राफ भी बना सकते हैं आप चाहें तो। ई और आर का ग्राफ कैसा आएगा, यहां डिस्टेंस मान लिया हमने आर और यहां इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मींस इस तरीके का कोई ग्राफ बन जाए। क्लियर है? हो सके आपको समझ में आ गया हो, नहीं आया हो तो एक बार भाई वीडियो वापस से रिपीट करके देख लेना, ठीक है ना।
चलो इसको नोट करो। ठीक है भाई, है ना? आज के लिए इतना पर्याप्त है, बाकी अपन अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना।